नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका बड़ा करियर पे। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे संसाधन के बारे में। अब हम लोग संसाधन में ही प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत मिट्टी का अध्ययन करेंगे, है ना। तो सबसे पहले देखते हैं मिट्टी, मृदा। मृदा तो सबसे पहले जानेंगे कि मृदा क्या होता है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि जो पृथ्वी के जो सतह, ऊपरी जो सतह होते हैं उसे क्रस्ट बोलते हैं, और क्रस्ट पे जो धूल कण या असंगठित जो कण पाए जाते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मृदा बोलते हैं, है ना, मृदा बोलते हैं। उसके बाद जो मृदा होते हैं वो पेड़ पौधे की वृद्धि के लिए जरूरी होते हैं। जो भी पेड़ पौधा है ये इसके वृद्धि के लिए मृदा जरूरी है। अगर मृदा नहीं होगा तो पेड़ पौधे का डेवलपमेंट भी नहीं होगा, पेड़ पौधे भी नहीं हो पाएंगे। उसके बाद अगर बात करें मृदा के प्रकार की, तो मृदा जो है 8 प्रकार के होते हैं। 8 प्रकार होता है मृदा का। ये 8 प्रकार का जो मृदा होता है ये कैसे हम लोगों को पता चला कि 8 प्रकार के होते हैं। तो भारत के अंदर एक एजेंसी काम करती है जिसका नाम है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। उसके द्वारा मृदा को 8 भागों में बांटा गया है। एक एजेंसी है जो जिसका नाम है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, उसके द्वारा मृदा को 8 भागों में बांटा गया है। इसका मुख्यालय दिल्ली में है और इसकी स्थापना आप कमेंट करके बता सकते हैं कि कब हुई थी। जिस समय ब्रिटिश रूल था उसी समय इसकी स्थापना हुई थी। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि कब हुई थी। उसके बाद मिट्टी कैसे बनता है, तो मिट्टी 2 प्रकार से बनते हैं, है ना। एक जैविक और एक होता है चट्टान के टूटने फूटने से। तो जैसे कि हमारे आसपास जो भी मिट्टी है वो 2 तरीके से बन सकते हैं। एक तो जो जैविक पदार्थ होता है, जो बायोलॉजिकल चीज़ें होती है उसके डिकम्पोज होने से बनता है। जैसे कि कोई पेड़ पौधा है, जब वो डिकम्पोज होगा, जब सड़ गल जाएगा तो उसे क्या बन जाएगा, मिट्टी बन जाएगा। या कोई जानवर है या मानव है, कोई भी चीज़ जो जैविक जिसमें लाइफ हो। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि जैविक संसाधन क्या होता है और अजैविक क्या होता है। तो आप लोगों को पता होता है कि वैसे संसाधन जो जिसमें लाइफ होता है, जान होता है, उसे हम लोग जैविक कहते हैं। तो जैविक संसाधन जो भी है वो जब भी डिकम्पोज होगा तो मिट्टी बन जाएगा। दूसरा क्या होता है कि जो चट्टान होते हैं, रॉक की बात कर रहे हैं हम, तो जो रॉक होता है उसके टूटने फूटने से भी क्या बनते हैं, मिट्टी बन जाते हैं, ठीक है। उसके बाद मिट्टी के निर्माण के लिए कुछ कारक होते हैं, जैसे चट्टान होता है। जैसे कि अगर अलग अलग क्षेत्र की बात करें तो अलग अलग मिट्टी होते हैं। भारत के सभी क्षेत्र में एक प्रकार की मिट्टी नहीं पाई जाती है, अलग अलग मिट्टी पाई जाती है। तो कौन से क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है ये कुछ चीज़ पे डिपेंड करता है। जैसे कुछ फैक्टर होते हैं इसके, जैसे कि जिस एरिया की बात करें वहाँ पर रॉक है या नहीं, क्लाइमेट जलवायु कैसा है। उसके बाद वेजिटेशन की बात करता है, वनस्पति कैसे हैं। उसके बाद जैव पदार्थ है या नहीं है, वहाँ पे खनिज वगैरह है या नहीं है। तो ये सब चीज़ के कारण जो है ना मिट्टी अलग अलग होते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं मिट्टी के प्रकार। तो हम पहले ही बताएं कि भारतीय जो कृषि अनुसंधान परिषद है उसके द्वारा मिट्टी को 8 भागों में बांटा गया है। 8 भागों में जो पहला भाग है, जो पहला है प्रकार मिट्टी का, उसका नाम है जलोढ़, है ना। क्या नाम है, जलोढ़ है। उसके बाद देखते हैं जलोढ़ मिट्टी। भारत में सबसे ज़्यादा जो मिट्टी पाया जाता है वो जलोढ़ ही है। लगभग 44% भाग पर ये जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। यानी कि सबसे ज़्यादा जो मतलब कि एरिया में जो मिट्टी है वो जलोढ़ है। जलोढ़ मिट्टी कैसे बनता है, तो हम पहले ही पढ़े हैं कि जो मिट्टी बनते हैं 2 प्रकार से बन सकते हैं। एक तो जैविक पदार्थ के डिकम्पोज होने से और दूसरा रॉक के टूटने से। तो जो जलोढ़ मिट्टी होते हैं वो चट्टान के टूटने से बनते हैं। और ये कहाँ पे होते हैं, वैसे क्षेत्र जहाँ पर रिवर वैली हो, जैसे पहाड़ से कोई नदी निकल रहा हो, तो उसके साथ साथ जो रॉक वगैरह जो आ जाते हैं टूट कर, वो बाद में क्या बन जाते हैं, मिट्टी, है ना। तो यहाँ पर लिखा भी है, नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए मलबों के निक्षेप से बना होता है ये जलोढ़ मिट्टी। ये जो है ना गन्ना, चावल, गेहूँ इत्यादि के लिए अच्छा होता है, काफ़ी उपजाऊ होता है मिट्टी। और सबसे ज़्यादा भारत में जलोढ़ मिट्टी ही होते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि भारत में सबसे ज़्यादा कौन से मिट्टी हैं ज़्यादा क्षेत्र में, तो आप बताएंगे जलोढ़ मिट्टी है। उसके बाद जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है खादर और दूसरा होता है बांगर। ये खादर और बांगर क्या होता है, तो खादर की बात करें तो नदियों के आसपास का क्षेत्र जहाँ पे बाढ़ का पानी आता हो। अब जब बाढ़ आते हैं तो अपने साथ क्या करेगा, मिट्टी को भी लेकर आएगा। तो जहाँ पर बाढ़ आया वहाँ पर मिट्टी जो है ना आ जाते हैं नया वाले, तो वो हो जाते हैं खादर, है ना। और खादर जो होता है काफ़ी उपजाऊ होता है। और उसके बाद ये नए मिट्टी होते हैं। और एक होता है बांगर। बांगर क्या होता है,
तो जो जलोढ़ मिट्टी के अंतर्गत ये बांगर मिट्टी वैसा मिट्टी को कहते हैं जो पुराना हो, जलोढ़ तो हो लेकिन पुराने वाले हो, वहाँ पे बाढ़ वगैरह उतना नहीं आते हैं, है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बांगर। दोनों उपजाऊ होते हैं लेकिन खादर ज़्यादा उपजाऊ होता है। उसके बाद दूसरा मिट्टी है काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल की बात करें तो इसका जो काला रंग होता है वो एल्युमिनियम और लोहा के कारण होता है, ठीक है। इसका जो काला रंग होता है वो एल्युमिनियम और लोहा के कारण होता है। ये दक्षिण भारत के जो पठारी जो क्षेत्र है वहाँ पे ये पाए जाते हैं। उसके बाद काली जो मिट्टी होता है वो कपास की खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त माना जाता है। तो आपसे पूछा आ जाएगा कि कपास के लिए कौन सी मिट्टी का उपयुक्त है, तो ब्लैक सॉइल। इसका दूसरा नाम होता है रेगुर। रेगुर इसका दूसरा नाम होता है रेगुर मृदा मृदा। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, रेगुर होता है। इसे आप बता सकते हैं कि इंटरनेशनल नाम इस मिट्टी का क्या है। जो काली मिट्टी है इसका इंटरनेशनल नेम क्या है, दुनिया के अंदर इसको किस नाम से जाना जाता है, आप बता सकते हैं कमेंट करके। उसके बाद हम लोग बात करें काली मिट्टी की, तो कपास के लिए काफ़ी उपयुक्त होता है। उसके बाद ये दक्षिण का पठारी क्षेत्र है वहाँ पर ये पाया जाता है। कपास गन्ना के लिए उपयुक्त है ये, इसका दूसरा नाम रेगुर है ना। उसके बाद अगला जो मिट्टी है वो है लाल एवं पीली मिट्टी। तो जहाँ पे कम वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं, पहाड़ी क्षेत्र जहाँ पे कम वर्षा होता है वहाँ पे इस प्रकार की मिट्टी पाए जाते हैं, लाल एवं पीली मिट्टी। भारत में सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी पाए जाते हैं, उसके बाद लाल पीली और उसके बाद काली, तीसरा नंबर पे काली मिट्टी आती है। काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर मिट्टी है, इसे कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद आगे है लैटराइट मिट्टी। तो ये जो लैटराइट मिट्टी होता है, लैटराइट की बात करें तो जहाँ पे तापमान बहुत ज़्यादा होते हैं और बहुत ज़्यादा वर्षा होता है उस क्षेत्र में ये मिट्टी पाया जाता है, और ये भारत में केरल वगैरह में ज़्यादा पाए जाते हैं। उसके बाद इसमें काजू, चाय, कहवा इत्यादि की खेती अच्छे से होती है। आप बता सकते हैं कि कहवा का सबसे ज़्यादा उत्पादन भारत में कहाँ होता है, किस राज्य में होता है। उसके बाद अगला जो है वो है मरुस्थलीय मृदा। तो मरुस्थलीय मृदा की बात करें तो जहाँ पर वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होता है वहाँ पर जो मिट्टी होती है वो मरुस्थलीय मृदा होती है। क्यों, ऐसा क्यों होता है, तो इसके पीछे कुछ रीजन है। जब वर्षा कम होगा तो मिट्टी सूख सूख कर क्या हो जाता है, गोल गोल हो जाता है बालू जैसे। तो इसीलिए यहाँ पर जो मिट्टी पाया जाएगा मरुस्थलीय मृदा। भारत में एक मरुस्थल है राजस्थान के अंदर जिसका नाम थार है। और मरुस्थलीय मृदा की बात करें तो ये राजस्थान में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद गुजरात हरियाणा के भी क्षेत्र आते हैं, वहाँ पर भी इस प्रकार की मृदा है। उसके बाद हम लोग कभी बात करेंगे कि ये जो मरुस्थल है राजस्थान में, वहाँ पर मरुस्थल एरिया क्यों हुआ, वहाँ पर वर्षा कम क्यों होते हैं, उसके पीछे क्या कारण है, तो कभी इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्यों होते हैं। तो भारत में मरुस्थलीय मृदा कहाँ मिलेगा, तो सबसे ज़्यादा राजस्थान में मिलेगा, उसके बाद पश्चिम चंपारण, गुजरात वगैरह में मिलेंगे। तो ये हो गया 5-6 मिट्टी जो कि हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद भूमि का उपयोग देख लेते हैं। भूमि के उपयोग, तो भूमि का क्या उपयोग होता है, भूमि का उपयोग होता है कृषि कार्य में। तो पहला, कृषि कार्य में हमारे यहाँ लगभग 50%, ऐसे अपने यहाँ 54% जो लैंड है वो कृषि कार्य में उपयोग में लाए जा सकते हैं, लेकिन उतना उपयोग में नहीं लाया जा रहा है। लगभग 50% के आसपास कृषि कार्य में उपयोग में लाए जाते हैं। उसके बाद जो बंजर भूमि है, लगभग 24-25% बंजर भूमि है, जहाँ पर कृषि कार्य नहीं होते और भी वहाँ पे कार्य होते हैं, जैसे कोई डेवलपमेंट के कार्य हो गए, रोड बनाना है या कोई फैक्ट्री वगैरह बनाने हैं, तो वो वहाँ पे हो सकते हैं। उसके बाद वन, लगभग 24% एरिया पे वन है। आप बता सकते हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा वन किस राज्य में है। उसके बाद भारत में सबसे ज़्यादा वनों का प्रतिशत की बात करें तो सबसे ज़्यादा मिजोरम में है। दुनिया में अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा वन रूस में है और भारत 10वें नंबर पे आता है वन। और भारत के अंदर
सबसे ज़्यादा जो है प्रतिशत में बात करेंगे तो मिजोरम में है। आप बता सकते हैं कि क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा वन कहाँ पे है। उसके बाद हम लोग देखते हैं चारागाह। अगला जो है भूमि का उपयोग, वो चारागाह के रूप में होता है। ठीक है, तो भूमि के उपयोग हो गए। भूमि का उपयोग कहाँ हो सकता है? कृषि कार्य में हो सकता है। बंजर भूमि है तो कोई और भी वहाँ पे डेवलपमेंट के कार्य हो सकते हैं। कोई फैक्ट्री वगैरह लगाया जा सकता है, या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट है उसको वहाँ पे किए जा सकते हैं। वो वन के रूप में हो सकता है और चारागाह के रूप में हो सकता है। उसके बाद आगे देखते हैं एक मिनट। आगे है तो भारत में 54% जो भूमि है वो कृषि योग्य है, यानी कि यहाँ पर कृषि कार्य हो सकते हैं, लेकिन 54% में होता नहीं है जनरली। लगभग 48 से 50% जो भूमि है वहाँ पर कृषि कार्य हो रहा है। धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी जनसंख्या बढ़ रही है और हमारी ज़रूरतें, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट वगैरह बढ़ रहे हैं, तो कृषि कार्य में जो भूमि है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। उसके बाद भूक्षरण। भूक्षरण क्या होता है? तो भूमि को जो नुकसान पहुंचता है, लैंड को, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मिट्टी को जो नुकसान पहुंचता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? भूक्षरण। इसका कारण क्या होता है? तो कभी कभी बाढ़ आ गए या कोई तूफान वगैरह आ गए, जिससे कि मृदा एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। बाढ़ वगैरह आ जाने से, वन को काटने से, ये सब के कारण क्या होता है? भूमि का क्षरण होता है। इसे रोकना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। अगर हम भूमि का क्षरण नहीं रोक पाएंगे तो क्या होगा कि जो ऊपरी सतह है, जो काफ़ी उपजाऊ होता है मिट्टी का, वो क्या होगा कि या तो एक जगह से दूसरी जगह बहकर चले जाएंगे, और नहीं तो फिर वो हवा के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह चले जाएंगे। तो हमारे लिए क्या होगा कि जो ज़्यादा उपजाऊ भूमि है वो कम जाएगा। इसलिए भूक्षरण को रोकना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, उसके बाद है भूमि का संरक्षण कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो मिट्टी का कटाव रोकना पड़ेगा। मिट्टी का कटाव कैसे होता है? तो बाढ़ के द्वारा होते हैं, तो मिट्टी का कटाव रोकना पड़ेगा। उसके बाद पौधारोपण करना पड़ेगा, पेड़ वगैरह ज़्यादा लगाना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग और क्या कर सकते हैं? तो जो रासायनिक खाद होते हैं उसका कम उपयोग करके जैविक खाद को बढ़ावा दे सकते हैं। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? भूमि का संरक्षण कर सकते हैं, क्योंकि इसको बचाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसके बाद हम लोग बात करें भूमि संरक्षण के उपाय, यहाँ पर दिया हुआ है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? तो समुचित जुताई कर सकते हैं पर्वतीय क्षेत्र में। उसके बाद मैदानी क्षेत्र में पटरी कृषि कर सकते हैं। बाढ़ को रोकना पड़ेगा। उसके बाद वनरोपण जो है उसको करना पड़ेगा, और फसल चक्रण, अलग अलग प्रकार के फसल लगाने पड़ेंगे। उसके बाद है अगला जो आएगा टॉपिक, वो होगा जल संसाधन। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे जल संसाधन। अभी के लिए बस इतना ही, आगे हम लोग फिर देखेंगे जल संसाधन के बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा, और आगे भी हमारे वीडियो आते रहेंगे। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बड़ा कैरियर। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।